नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 10 जून 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। 10 जून है आज, 15 जून से टेस्ट सीरीज़ शुरू है। जिनको भी जुड़ना है, जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। पहला 2 टेस्ट जो है प्रीलिम एग्ज़ाम में आपको पॉलिटी के लिए मदद करेगा और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट बनाए गए हैं। आप ज़रूर ही जुड़िएगा, सही रहेगा आपके लिए। ओके, और क्या क्या आज हम लोग पढ़ेंगे, तो आज मैं आपको बिहार के किन किन लोगों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है उसके बारे में जानकारी दूंगा, डिटेल पढ़ाऊंगा किस क्षेत्र से संबंधित किन लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके अलावा हम लोग आज जनगणना के बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल आ रहे हैं उससे संबंधित कि सेंसस है क्या, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या उसका महत्व है और क्यों ज़रूरी होता है किसी भी देश के लिए, और 2026 ईस्वी में जो सेंसस होने वाला है उसका क्या मायने हैं, क्योंकि उसमें जातिगत जनगणना भी जोड़ा जाएगा, सामाजिक और आर्थिक जनगणना भी जोड़ा जाएगा, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। उसके अलावा ड्रोन वॉरफेयर भी चर्चा में है, डिटेल आर्टिकल आया हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे और भी कई सारे न्यूज़ होंगे जिसको हम लोग देखेंगे। बहुत सारी चीज़ आजकल चर्चा में है, आपको पता ही होगा। मेघालय कपल गए थे, उसके बाद से चर्चा में है, तो राजा रघुवंशी एंड वाइफ जो है उनकी, तो उनके ऊपर में आरोप लगे हैं। देखिए क्या होता है। तो समाज में एक ट्रेंड बन जाता है, जब भी कोई महिला जो है वो आरोपी निकलती है या क्राइम करती है, तो पूरे समाज में जितनी महिलाएं हैं सभी के लिए आपने देखा होगा कि हेट स्पीच जैसी चीज़ें बढ़ जाती हैं, जिसकी जो मर्जी वो चीज़ें बोलते हैं। आज के वीडियो की शुरुआत हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक से करेंगे। एक महिला के बारे में ही जानेंगे, कौन है वो और क्या उनका योगदान है, वहीं से शुरुआत करेंगे हम। बाकी ये तो क्राइम है, इस क्राइम से समाज में क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा जो विवाह एक सामाजिक संस्था हुआ करती थी, अब वो सामाजिक संस्था से भी ज़्यादा क्या हो गया है, तो वो पार्टनरशिप और कॉम्पैटिबिलिटी, यानी कि कितनी ज़्यादा तारतम्यता आपका बैठ रहा है और पार्टनरशिप टाइप का कॉन्सेप्ट आ गया है, जहाँ पर ज़बरदस्ती शादी करवाना किसी का भी, ये सबसे ख़राब चीज़ माना जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम केस में वही चीज़ देखने को मिल रहा है। और भी कई सारे केस ऐसे आए हैं जहाँ पर तो रजामंदी से शादी के पश्चात भी इस तरह के क्राइम होते हैं। ये समाज का बदलता स्वरूप है, जिसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या कारण है कि इसके इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। कहीं पर नशा कारण हो सकता है, कहीं पर कुछ और फैक्टर हो सकता है, कहीं पर बिना मर्जी के शादी करवाना फैक्टर हो सकता है। तो बदलता हुआ समाज है, उसी का विभत्स स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। ये कारण आपको अगर कुछ पता हो तो ज़रूर ही बताइएगा, मुझे पता तो चले कि आप लोग क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, कि क्या कारण हो सकता है इसका। आज के वीडियो की शुरुआत एक महिला के बारे में जानने से ही करेंगे, जिसके बारे में डिटेल में समझेंगे। कुछ है, कौन है वो महिला वो भी ज़रा देखिए और समझिए इस चीज़ को कि सभी एक जैसे ही नहीं होती हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या, आज का पहला टॉपिक है डॉक्टर जी माधवीलता जी के बारे में हम लोग समझेंगे। कौन है ये, आपने बैकग्राउंड देख करके इस फोटो का समझ ही गए होंगे कौन है ये। तो डॉक्टर माधवीलता जी एक बहुत ही बेहतरीन सिविल और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़ी हुई महिला हैं, जिन्होंने बहुत ऊंचे तहत तक की पढ़ाई भी की है। आईआईएससी बेंगलोर में प्रोफेसर भी हैं, और चिनाब ब्रिज जो भारत के स्ट्रेटजिक रूप से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कश्मीर वैली को मुख्य लैंड इंडिया से रेल के थ्रू जोड़ने में कितना ज़्यादा महत्व है उस ब्रिज का आप जानते ही हैं। उसको बनाने में सबसे अहम योगदान में से एक इनका माना जा रहा है। डॉक्टर जी माधवीलता हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने इनको तेलुगु की बेटी का सम्मान भी दिया है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या है ये। इनके बारे में ज़रा देखते हैं, उसके पश्चात से नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। चिनाब ब्रिज में इनका बहुत ही बड़ा योगदान माना जा रहा है। इन्होंने अपने जीवन के 17 वर्ष दिए हैं इस ब्रिज को। मैंने जब उस दिन आपको समझाया था कि ये ब्रिज का निर्माण जो है ये इंजीनियरिंग मार्वल है, बहुत ज़्यादा कठिन है। जब मैंने इससे संबंधित एनिमेशन वीडियो देखे तो यकीन मानिए आप अचंभित में पड़ जाएंगे कि किस हद तक जाकर के इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। और भूकंप जोन 5 में है, हवाएं भी बहुत तेज़ चलती है, बहुत ही ख़राब टेरेन है, वहाँ तक इतने सारे संसाधनों को पहुँचाना ही बहुत बड़ा चैलेंज था। उसमें इन्होंने इस प्रकार के ब्रिज का डिज़ाइन तैयार किया है। आप समझ ही सकते हैं कि इस हद के एक स्कॉलर होंगे ही। डॉक्टर माधवीलता ने जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज, रेलवे पुल 359 मीटर की ऊंचाई है। रेलवे आर्च ब्रिज में ये सबसे ऊंचाई वाला ब्रिज है दुनिया का। फिर से मैं रिपीट करता हूँ,
रेलवे आर्च ब्रिज में ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। निर्माण में 17 वर्षों तक जियो टेक्निकल सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है, जिसे 2003 में प्रस्ताव मंजूरी मिली थी। 1315 मीटर लंबा है, 260 किलोमीटर घंटे की हवा और 8 तीव्रता की भूकंप सहने के लिए इसको डिजाइन किया गया है और इसी के डिजाइन में इनका इतना बड़ा योगदान माना जा रहा है। उन्होंने ढलानों की स्थिरता, नींव की डिजाइन की मतलब किस प्रकार से बनाया जाए, ये जो ढलान है ये स्थिर कैसे रह सकेंगे, नींव का डिजाइन क्या होना चाहिए, ये सब इन्होंने ही तैयार किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी इनकी खूब तारीफ की है, पूरे सोशल मीडिया पर इनकी तारीफ की गई है, सभी जगहों पर हुआ है। आने वाले समय में इनको कुछ पुरस्कार भी दिया जा सकता है। उन्होंने ढलानों की स्थिरता, नींव की डिजाइन, खतरों से बचाव के लिए रॉक एंकर सिस्टम विकसित किए, जिससे इसे जटिल भूभाग में निर्माण संभव हो पाया। इतने खराब टेरेन में अगर ये निर्माण संभव हो पाया है तो इन्हीं के कारण से हो पाया। इन्होंने जो बेहतरीन डिज़ाइन तैयार किया उसी के बदौलत हो पाया है ये। डॉक्टर लता आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव कहाँ से हैं तो ये दुंग डलपुर पाडू करके नाम है इस जगह का, वहीं से बिलोंग करती है और अपने समुदाय से, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं उससे पहली इंजीनियर हैं ये। इन्होंने काकीनाडा में जवाहरलाल टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वहाँ से बीटेक किया। एनआईटी वारंगल है, ये तेलंगाना में पड़ता है वर्तमान में, वहाँ से इन्होंने एमटेक किया है और आईआईटी मद्रास से इन्होंने 2000 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और उसके पश्चात से आईआईएससी बेंगलोर में ये सिविल इंजीनियरिंग विभाग में हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड प्रोफेसर और सेंटर फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के अध्यक्षा भी थी, अभी भी हैं ये, वहीं पर ये काम कर रही थी। इसी के दौरान उनके समक्ष ये प्रोजेक्ट आया, भारत सरकार ने दिया और उस पर इन्होंने 17 साल तक काम किया है। आप समझ सकते हैं कि कितने 4 वर्षों का योगदान दिया है इन्होंने। चिनाब ब्रिज के लिए उन्होंने डिजाइन एज यू गो दृष्टिकोण अपनाया, जो हिमालय की जटिल भूगर्भिक परिस्थितियों जैसे छिपी गुफाएं, टूटी चट्टानों का अनुकूल था। उन्होंने इंडियन जियो टेक्निकल जर्नल में डिजाइन एज यू गो द केस स्टडी ऑफ चिनाब रेलवे ब्रिज नाम से एक शोध पत्र भी प्रकाशित किया, एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है। चिनाब ब्रिज बनाने इतना आसान नहीं था गुरु, सोचिए किस हद तक गए हैं ये, जिसमें निर्माण की चुनौती का वर्णन किया गया है। 2021 में उन्होंने इंडियन जियो टेक्निकल सोसाइटी द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला शोधकर्ता के रूप में सम्मानित भी किया गया। उनके शोध और योगदान के लिए कई सारे पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुए हैं। STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में जिस देश में महिलाओं का इतना कम योगदान है, वहाँ पर इस प्रकार की महिलाएं प्रेरणा स्वरूप में उभर करके सामने आती हैं। प्रधानमंत्री तक ने इनका नाम लिया है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं किस हद की होंगी। राष्ट्रीय योगदान और मान्यता 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के बाद उनकी उपलब्धियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। चंद्रबाबू नायडू ने उनको तेलुगु का बेटी की उपाधि दी है और मंडे मोटिवेशनल पोस्ट में सराहा, जिसमें उन्होंने 17 साल की प्रतिबद्धता को भी दिखाने का प्रयास किया गया है और भी कई सारे लोगों ने तारीफ की है। तो ये कौन है, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। डॉक्टर जी माधवी लता नाम है इनका। आईआईएससी बेंगलोर में वर्तमान में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत हैं और 17 वर्ष इन्होंने इस ब्रिज के निर्माण के लिए दिया है। शोध पत्र भी प्रकाशित किया गया है, तब जाके ये ब्रिज बना है, इतना आसान थोड़ी ना है। चलिए, एक महिला के बारे में जानने से हमने शुरुआत कर ली आज के दिन की। नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग सेंसस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बिहार स्पेशल का टॉपिक आपको समझा देता हूं। पद्म पुरस्कार किन किन लोगों को दिया गया है, किन किन चीज़ों के लिए दिया गया है। पीटी एग्जामिनेशन के लिए 1 सवाल की गारंटी आप मान करके चलिएगा, जो पद्म पुरस्कार पढ़ाऊँगा वहाँ से पूछा ही जाएगा। देखिए क्या है वो टॉपिक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 139 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किया है। 139 टोटल लोगों को प्रदान किया गया है। इनमें बिहार की 7 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर शारदा सिन्हा है, मरणोपरांत दिया गया है। इनको तो किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है ही नहीं, बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। अपने छठ गीत यहाँ पर लिख दिया है। जिसने भी छठ गीत केवल इनके सुने हैं वो इनके बारे में आप फिर कुछ नहीं जानते हैं। इनका नचारी विवाह गीत पहले ज़्यादा फेमस हुआ था, छठ के लिए इन्होंने बहुत बाद में गाया है। जो मैथिली फोक आर्ट है उसमें इनका जो योगदान है उतना योगदान किसी और भाषा के लिए नहीं है। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, जो छठ त्यौहार के आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक पहलू गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल गलत, केवल छठ नहीं बल्कि बिहार के जितने भी सांस्कृतिक उत्सव होते हैं हर उत्सव के लिए इन्होंने गाया है।
मुंडन, विवाह, नचारी, भगवान शिव की स्तुति को नचारी कहा जाता है। सभी क्षेत्रों में इन्होंने गाया है। मैथिली में, भोजपुरी में, सभी भाषाओं में इन्होंने गाया, हिंदी में भी गाया है इन्होंने। मैथिली और भोजपुरी में इन्होंने ये बताया कि अश्लीलता के बगैर भी कितना मधुर संगीत पेश किया जा सकता है। सुशील कुमार मोदी को दिया गया है पद्म भूषण, मरणोपरांत प्रदान किया गया। सार्वजनिक मामलों मतलब कि पब्लिक लाइफ के लिए उनको दिया गया है। वो बहुत सालों तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और पब्लिक मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर काम किया उन्होंने। किशोर कुणाल को दिया गया है पद्मश्री, मरणोपरांत दिया गया है। सिविल सेवा से जुड़े हुए क्षेत्र से थे वो। किशोर कुणाल को जानते ही होंगे आप लोग। पूर्व IPS अधिकारी और महावीर मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं और बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने सामान्य लोगों के लिए काम किया, चाहे हेल्थ के सेक्टर हो, फूड का सेक्टर हो। महावीर मंदिर ट्रस्ट जितना काम करती है अकेले, उतने कितने सारे ट्रस्ट मिलकर भी नहीं कर पाते हैं। धार्मिक और धर्मार्थ सेवा में उनके योगदान के लिए उनको सम्मानित किया गया। किशोर कुणाल का नाम जानते ही होंगे, कोई बताने की जरूरत नहीं है इसमें। अगला है भीम सिंह भावेश, पद्मश्री दिया गया है। सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। वह एक पत्रकार है जिन्होंने बिहार में के हाशिए पर पड़े मुसहर समुदाय के बच्चों को औपचारिक शिक्षा तक पहुंचाने मदद करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया है। हम जिन पत्रकारों को जानते हैं वो नफरती पत्रकार होते हैं। असली पत्रकार देखिए कौन है, भीम सिंह भावेश नाम है इनका। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको दिया गया है। पत्रकारिता इन्होंने शानदार किया। मुसहर समुदाय, जिससे ज़्यादा पिछड़ा समुदाय शायद ही कोई और होता होगा, बिहार में हो पाए जाते हैं मुख्य रूप से। पूर्वांचल के क्षेत्र में भी देख सकते हैं आपको, बहुत पिछड़े हुए होते हैं। उससे ज़्यादा पिछड़ा मेरे हिसाब से तो ट्राइबल कम्युनिटी भी नहीं होता है। PVTG होंगे, लेकिन ये हमारे आस पड़ोस में रह कर के इतने पिछड़े होते हैं। मदद करने के व्यापक स्तर पर इन्होंने कार्य किया है। हेमंत कुमार, पद्मश्री दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने किडनी रोग के उपचार और निवारक शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनका भी नाम जरूर ध्यान रखिए, हेमंत कुमार इनका नाम है। और जिससे जागरूकता बढ़ाने, रोगियों के परिणाम में सुधार लाने मदद की, मतलब कि चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत शानदार काम किया है। निर्मला देवी, पद्मश्री कला, वह कलाकार हैं और उन्हें लोक और पारंपरिक कला, मुख्य रूप से सुजनी कढ़ाई के क्षेत्र में उनके काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सुजनी बिहार के एक पारंपरिक लोक वस्त्र की कला है जिसमें टाँकों के माध्यम से कहानी कहने के लिए की जाती है। मतलब क्या है सुजनी कढ़ाई? उत्तर बिहार में खासतौर से होती है काम की। इसके बारे में UPSC ने प्रीलिम एग्जाम 2018 में सुजनी कढ़ाई के बारे में प्रीलिम एग्जाम में पूछा था कि किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सुजनी कढ़ाई बिहार क्षेत्र से संबंधित है। सुजनी कढ़ाई एक कला है जो हाथ से धागों की मदद से की जाती है। इसके लिए बिहार के लिए जाना जाता है इसको। और ये सवाल 2018 UPSC प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा चुका है आर्ट एंड कल्चर से। अगला जो है वो है विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, पद्मश्री दिया गया इनको अध्यात्म के क्षेत्र में। बिहार में आध्यात्मिकता का, शिक्षा का और अभ्यास के योगदान के लिए उनको दिया गया है पद्म पुरस्कार। जरूर ही ध्यान रखिएगा पद्म पुरस्कार के बारे में अगर हम लोग और जानें तो 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब स्थापना किया गया है? 1954 ईस्वी में किया गया है। भारत के सर्वोच्च नागरिकों के सम्मान में से एक माना जाता है इसको। और इन्हें प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तीनों को अगर रैंक करेंगे तो सबसे हाईएस्ट हो गया पद्म विभूषण, उसके बाद से पद्म भूषण, फिर उसके बाद पद्मश्री आता है और सबसे ऊपर तो हो गया भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। पात्रता सभी व्यक्ति, चाहे उनकी जाति, व्यवसाय या लिंग कुछ भी हो, पात्र होते हैं। सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, वैज्ञानिकों को छोड़कर पात्र नहीं होते हैं। ये क्षेत्र जैसे कला, संगीत, सिनेमा, चित्रकला सभी में दिया जा सकता है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों में दिया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है, डॉक्टर, वैज्ञानिकों को छोड़ करके बाकी किसी को नहीं दिया जाता है। चयन व नामांकन, पद्म पुरस्कार के नामांकन सार्वजनिक रूप से खोले जाते हैं। 100 नामांकन भी मान्य होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिवर्ष गठित की जाने वाली पद्म पुरस्कार समिति सभी नामांकनों का मूल्यांकन करती है और इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के द्वारा किया जाता है और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय के सचिव और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो कैबिनेट सचिव के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा, प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। पुरस्कार प्रस्तुति और नियम क्या है? तो आमतौर पर 5 अप्रैल में प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति जी खुद पुरस्कार प्रदान करते हैं, राष्ट्रपति भवन में इनको बुला करके वहां पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चले, वो है सेंसस। सेंसस क्या होता है, क्या है ये? कल मैंने इससे संबंधित एक सवाल भी दिया था करंट अफेयर को लेकर के। सेंसस क्या है, क्यों करवाना आवश्यक होता है, महत्व क्या है इसका,
क्या इसका प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। एक सवाल भी नोट डाउन कर लीजिए, अगर किसी को लिखने की इच्छा हो तो ज़रूर ही लिखिएगा कि जनगणना क्या है, इसके महत्व के बारे में लिखें, क्यों करवाना आवश्यक होता है। जनगणना क्या है, इसके महत्व के बारे में लिखिए। ये आप प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं कि क्या है इसके महत्व। लॉन्ग फॉर्मेट में लिखने का प्रयास कीजिएगा कि भाई बहुत सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करके लिखें, समझा सके कि जनगणना का महत्व क्या है। और ये कोई पढ़ने का विषय है क्या, बैठ करके सोचिए क्या है जनगणना का महत्व, क्यों देश के लोगों, कितने देश में लोग रह रहे हैं, सरकार को जानना आवश्यक है। क्यों जानना आवश्यक है भाई, इसके बारे में तो लिख ही सकते हैं सोच के। मान लीजिए इस पर निबंध दे दिया जाए, जनगणना आवश्यकता और सुझाव या आवश्यकता और परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन किया जा रहा है, जातिगत और आर्थिक जनगणना भी शामिल किया जा रहा है। इस प्रकार के निबंध के टॉपिक भी फ्रेम किए जा सकते हैं आसानी से, आपको सभी के लिए तैयार रहना होगा। जनगणना का महत्व, इसका प्रभाव क्या है। जनगणना एक समूह के लोगों के रूप में परिभाषित करती है, संविधान के तहत उनकी पहचान को मजबूत करती है। यह तकनीकी रूप से आबादी को कई श्रेणियों में बांटती है, लेकिन यह एक केवल संख्याओं तक सीमित नहीं होती है। इसमें केवल हम संख्या नहीं देखते हैं, एजुकेशन को मापते हैं, धर्म को मापते हैं, अब तो जाति को भी नापेंगे, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और भी बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर करके सरकार के पास में जमा किया जाता है। तो सरकार को पता होना चाहिए, आप ही हैं, आपके घर में पता होना चाहिए कौन व्यक्ति है, कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है। अब तो 4 ही व्यक्ति होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा आ गई है। जॉइंट फैमिली में अगर आप रहे होंगे तो आपको पता होगा कितने सारे लोग एक साथ रहते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये देश जो है पूरा घर है, इसमें कितने लोग रह रहे हैं, क्या उनकी पृष्ठभूमि है, किस जाति, किस वर्ग, किस धर्म के लोग, एजुकेशन की स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। इसके बारे में सरकार के पास में जानकारी होगी तो नीति निर्माण में, पॉलिसी मेकिंग में उनको अवश्य ही मदद मिलेगा। जनगणना के माध्यम से लोग अपनी पहचान को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से व्यक्त करते हैं। भारत में 2021 की जनगणना जो कोविड-19 महामारी का स्थगित हो गई है, अब 2025 में होने वाली है, 2025 नहीं 2026 में शायद होगा। यह जनगणना कुल आबादी, अनुसूचित जाति, SC, ST, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिति, साक्षरता, आवास, स्वास्थ्य, अन्य सामाजिक आर्थिक पहलुओं को भी इसमें नापा जाता है, देखा जाता है कि अन्य सामाजिक आर्थिक पहलू किस प्रकार से है देश का, क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है। और जो टारगेटेड डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से डेवलपमेंट की नीतियाँ बनाई जाएंगी, योजनाएं किस प्रकार से बनाई जाए, वो सब के सब इसी पर आधारित होते हैं। जनगणना के आंकड़े नीतियों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि परिसीमन, देश में लोकसभा, राज्यसभा के क्षेत्रों का बंटवारा जो किया जाता परिसीमन, या राज्य के स्तर पर जो विधानसभा क्षेत्रों का बंटवारा होता है, वो सब के सब जनगणना के आंकड़ों पर ही आधारित होते हैं। यानी कि देश का परिसीमन करने के लिए जनगणना परम आवश्यक चीज़ है। परिसीमन केवल और केवल जनगणना के द्वारा ही चेंज किया जा सकता है। 2011 जनगणनाओं में देरी क्यों हुई थी आपको पता ही है, कोरोना कारण से देरी हो गई, अब तो देरी हो ही गई है। 2026 में 16वीं वित्त आयोग राज्यों के बीच राजस्व साझाकरण के नए आंकड़ों का उपयोग करेगी, जो इस जनगणना पर निर्भर करता है। न केवल टारगेटेड डेवलपमेंट, बल्कि फाइनेंस कमीशन जो होती है, जो वित्त आयोग बनाया जाता है, संवैधानिक बॉडी है, ये भी देखती है कि देश में किस राज्य के पास में कितनी बड़ी आबादी है, और उसके आधार पर भी रिकमेंडेशन करती है किस राज्य को किस प्रकार से वित्त में मदद मिलना चाहिए या मदद नहीं मिलना चाहिए। इसके बारे में भी जानकारी यहीं से निकल करके आती है। जाति और राजस्व साझाकरण के कारक इस बार शामिल किए गए हैं। भारत सरकार ने बोला है कि हम जातिगत जनगणना भी करवाएंगे, और जातिगत जनगणना के पश्चात से हो सकता है कि आने वाले समय में आरक्षण जैसी पॉलिसी में भी चेंज किए जाएं, आरक्षण में भी बढ़ाया जा सकता है, इसकी भी संभावना देखी जा रही है। जाति आधारित जनगणना एक विवादास्पद मुद्दा है। कुछ लोग इसे स्वतंत्रता के बाद से पहली बार कराना चाहते हैं, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे जटिल और संवेदनशील भी मानते हैं। कई इसको मानते हैं कि भले ही ये हमें मदद करेगा लोगों के डेवलपमेंट में, सामाजिक न्याय में, सोशल जस्टिस में ये मदद करेगा, लेकिन समाज को बांटने में भी मदद करेगा। जब सरकार ही आपसे आपकी जाति पूछने लग जाएगी तो लोग क्यों फिर जातिवाद को ठुकराएंगे, क्यों जातियां कम होंगी, फिर उससे तो जातिवाद बढ़ेगा ही। ये भी एक पक्ष है, इसको भी समझना चाहिए आपको। परिसीमन और राजनीतिक प्रभाव। परिसीमन ने संसदीय सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है, और बदलाव करने की बात भी कही गई है। 2002 ईस्वी में कहा गया था कि 2026 तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को फिक्स किया गया था कि 2026 के पश्चात से लोकसभा और राज्यसभा के सीटों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो परिवर्तन किस आधार पर होगा, जो अगला सेंसस होगा उसी का आधार पर परिसीमन किया जाएगा, उसके पश्चात से बदलाव किए जा सकते हैं। अगर आपको परिसीमन आयोग का आर्टिकल पता हो तो ज़रूर ही मुझे बताइएगा। परिसीमन आयोग का आर्टिकल क्या है संविधान में, वो ज़रूर ही मुझे बताइएगा।
उसके बाद से सामाजिक और इन्होंने बोला है कि जैसे मानव विकास सूचकांक को भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्होंने और भी कई सारी चीज़ों के बारे में जो लेखक हैं इस लेख के आर्टिकल के उन्होंने सुझाव दिए हैं। जनगणना सामाजिक और राजनीतिक बदलाव को तेज कर सकती है या नई जनसांख्यिकी वास्तविकताओं को सामने लाएगी, जैसे कि भारत में शहरीकरण कितना है, ग्रामीण आबादी किस प्रकार से कम हुई है, पलायन किस तरफ में हो रहा है, शिक्षा की स्थिति क्या है, एससी समुदाय में शिक्षा की स्थिति क्या है, एसटी में क्या है, ओबीसी में क्या है, हिंदुओं में क्या है, मुस्लिमों में क्या है, जैनों में क्या है। इसके बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। किस जिले में एससी की संख्या बढ़ी है, किस जिले में कम हुई है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। अब तो ओबीसी के बारे में पता चलेगा कि ओबीसी आरक्षण जो मिल रहा है 1991 के पश्चात से, उस आरक्षण के बाद कितने वर्ग ऐसे हैं ओबीसी के जो वाकई उत्थान कर पाए हैं और कौन से ऐसे ओबीसी के वर्ग हैं जो अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाए हैं। तो जब आपको ये बताया जाता है जातिगत जनगणना किया जाएगा, तो अगर उसमें आपको ये समझ में भी आना चाहिए कि ओबीसी के विदिन भी जातिगत जनगणना की जाएगी और ऐसी जातियां जो ओबीसी में जिनको आरक्षण का लाभ मुख्य रूप से मिल चुका है, हो सकता है उनके लिए आरक्षण का दायरा कम कर दिया जाए और ऐसे वर्ग जिनको आरक्षण का दायरा अभी तक नहीं मिल रहा है लाभ, उनको आरक्षण बढ़ा करके दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है जब आरक्षण में संशोधन किया जाएगा तब। बीजेपी ने इसको बोला है कि ठीक है हम करेंगे जनगणना, ये मुद्दा काट दीजिएगा, ये लेखक ने लिख दिया था इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। जनगणना की देरी और नीतिगत प्रभाव। जनगणना में देरी से बहुत बड़े स्तर पर नीतिगत प्रभाव चुनौतियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि हमें पता ही नहीं है कि देश में 140 करोड़ लोग रह रहे हैं या 139 करोड़ हैं या 135 करोड़ हैं। जो बनाए जाते हैं पॉलिसी 2011 की जनगणना के आधार पर बनाए जाते हैं, इसीलिए कोई भी पॉलिसी सही से लागू नहीं हो पाता है, सही बजट नहीं बन पाता है। बाद में पता चलता है खर्चा बढ़ गया, क्योंकि हमें सही आंकड़ा ही नहीं पता है कि देश का आंकड़ा है क्या। जाति आधारित जनगणना का विवाद भी है, इसके पक्ष विपक्ष मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं, दोनों ही मैंने आपको समझा दिए हैं। अब अगला है भारत की जनगणना का इतिहास। उसके बारे में थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग पढ़ लेंगे कि जनगणना का इतिहास क्या है। 1872 ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार जनगणना हुई, लेकिन ये असम्मानपूर्ण थी, मतलब कि ये सही तरीके से नहीं हो पाया था। मेयो था उस समय भारत का वायसराय 1872 में, लेकिन 1881 में पहली व्यवस्थित और व्यापक जनगणना आयोजित की गई। इस समय भारत का वायसराय रिपन था और इसी पश्चात से 10-10 वर्षों पर होता आया था, लेकिन वो ट्रेंड कब टूट गया तो 2021 ईस्वी में ये ट्रेंड टूट गया। रिपन से जो चीज़ चला रहा था मोदी जी के समय में वो ट्रेंड टूट गया है। 2021 में होना था लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है, कोरोना महामारी के कारण से ये चीज़ नहीं हो पाया है। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई, जो हर 10 वर्षों पर आयोजित करवाई जाती थी। कई सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जो 7 वर्षों पर जनगणना आयोजित करते हैं, कई सारे ऐसे भी हैं जो 10 से ज़्यादा वर्षों पर जनगणना आयोजित करवाते हैं। पूरी दुनिया में ही 10 वर्षों पर जनगणना नहीं होती है, अलग अलग देशों का अलग अलग टाइम पीरियड अपना बनाया हुआ है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो 1951 में हुई थी, जिसमें आबादी 36.1 करोड़ आंका गया था। 36.1 करोड़ जनगणना थी हमारी। कब? तो 1951 में। 1971 में पहली बार जनगणना में आर्थिक डेटा जैसे रोजगार को शामिल किया गया। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद पहली जनगणना शहरीकरण में वृद्धि देखी गई। 1991 में उदारीकरण के पश्चात से अर्बनाइजेशन में वृद्धि देखी गई। 2011 नवीनतम पूर्ण जनगणना है, जिसमें आधार कार्ड के लिए UID डेटा संग्रह भी शुरू हुआ था और 2011 के पश्चात से जनगणना हो ही नहीं पाया है। 2021 में होना था लेकिन नहीं हो पाया। जनसंख्या वृद्धि 1881 में भारत की जनगणना जो है वो 25.4 करोड़ थी और 2011 में 121 करोड़ है। 1:1, ठीक है। 1961 से 71 में 2.2% का ग्रोथ हुआ। 1 से 11 के बीच में 1.76% तक का ग्रोथ देखा गया है। लिंगानुपात 1901 ईस्वी में 972 था लिंगानुपात, 972 था लिंगानुपात। 1951 में 946 हो गया, 2011 में 943 हो गया। और हम कह रहे हैं कि हमारा देश का इकॉनमी बूम कर गया, ये हो गया वो हो गया। 1901 में जब भारत परतंत्र था, गरीब था, तब महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा थी देश में। जब महिलाओं को बोला जाता है कि एम्पावर्ड नहीं थी, तब देश में महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी और महिलाओं से जुड़ी हुई नीतियाँ बनाते बनाते 943 पर पहुँच गए हैं। कल तो आया है कि बिहार में जो न्यूज़ आया है, सरकारी डेटा तो नहीं है लेकिन न्यूज़ जो आया है अलग अलग एजेंसियों का, उसमें कि बिहार में 891 है शायद महिलाओं का लिंगानुपात पहुँच गया है। कल मैंने शेयर भी किया था। तो क्यों हो रहा है भाई ऐसा? चौथी बड़ी इकॉनमी बन रहे हैं और ऐसी स्थिति हो रखी है, ये तो सबसे गलत चीज़ है। लिंगानुपात में सुधार अब धीमा है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 2011 में 914 तक गिर गया था, यानी कि पेट में ही मार देते हैं महिलाओं को। ये है बाल लिंगानुपात का मतलब, यही है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से महिलाएं अगर 2 बच्चे पैदा होते तो महिलाओं के पैदा होने की संभावना ज़्यादा होती है नेचुरली, लेकिन
हम मानव हैं, हम उसको मार सकते हैं, मार देते हैं। शहरीकरण 1951 में 17.3% आबादी शहरी थी। 2011 में 31.2% आबादी शहरी है, और अब तो माना जाएगा लगभग 40% को क्रॉस कर चुका है अर्बनाइजेशन जो है। आयु संरचना 51 में 0 से 14 वर्ष आयु में 38% आबादी थी। 2011 में आयु वर्ग में 30.8% और 60 प्लस आयु में 8.6% देखा गया है। युवा आबादी अभी भी अधिक है, लेकिन वृद्ध आबादी भी धीरे धीरे भारत में बढ़ रही है। धर्म आधारित आंकड़े भी हैं यहाँ पर, जिसमें हिंदू हैं 79.8%, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7% और अन्य में 2% आते हैं। SC/ST की आबादी SC देश में 16.6% है और ST जो है वो 8.6% है। क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं 2011 सेंसस? एक सवाल की गारंटी होती है, यहाँ से पूछा जाएगा आपसे एक सवाल 2011 सेंसस से लिख कर रख लीजिएगा। बिहार का भी मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, बिहार स्पेशल के दौरान बिहार का भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन ये आपको पूछा जाएगा। जन्म और मृत्यु दर 1991 में जन्म दर 39.9 प्रति 1000 था, मृत्यु दर 27.4 प्रति 1000 था। 2011 में जन्म दर 21.8 प्रति 1000 हो गया और मृत्यु दर 7.1 प्रति 1000 हो गया। मृत्यु दर बहुत ज़्यादा कम कर ली हमने, जन्म दर उसके तुलना में कम कर पाए हम, इसलिए आबादी बूम कर जाता है। ये भी एक आपको ट्रेंड दिखना चाहिए। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन वृद्धि दर अब धीमे हो रही है। साक्षरता शहरीकरण में सुधार हुआ है, लेकिन क्षेत्रीय और लैंगिक असमानताएं बनी हुई। रीजनल और जो आपका जेंडर इनइक्वालिटी है वो अभी भी बना ही हुआ है, उसमें हम कमी नहीं कर पाए हैं। और बहुत सारे विश्लेषण तो मैंने आपको पढ़ा ही दिए। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ ड्रोन्स आर द न्यू फेस ऑफ वॉरफेयर। देखिए कितना डिटेल में आर्टिकल आया है, जिससे बताया गया है कि ड्रोन जो है ये वॉरफेयर का नया फेस बन रहे। बहुत बार इससे पहले ही मैंने समझाया है, लेकिन चूंकि डिटेल आर्टिकल आया है तो एक बार लास्ट टाइम मैं आपको समझाऊंगा। क्यों है ये चर्चा? स्पाइडर वेब ऑपरेशन, स्पाइडर वेब यूक्रेन के द्वारा चलाया गया, जिसमें उसने क्या किया, ट्रक में बहुत सारे ड्रोन बम के साथ बांध करके स्मगल करके, उस ट्रकों को स्मगल करके रूस के ड्राइवरों को बोला गया कि ये ट्रक ले जा करके इस लोकेशन पर खड़ा कर दो। और जो रूस के ड्राइवर थे उनको ये आइडिया ही नहीं था कि ये जो ट्रक है इसमें ड्रोन बने हुए हैं, इसमें ड्रोन भरे हुए हैं और ड्रोन के साथ साथ उसमें बम भी मौजूद हैं। जब उन्होंने उस ट्रक को ले जा करके एयर बेस के नज़दीक में खड़ा कर दिया तो अपने आप ही उससे सारे ड्रोन निकलने शुरू हो गए और एयर बेस पर खड़े जो हवाई जहाज़ थे जो बिल्कुल दूर थे, वो यूक्रेन की सीमा से नहीं लग रहे थे, 3000 किलोमीटर दूर स्थित थे, वो सारे के सारे उससे जाकर टकरा। इसलिए रूस के लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि इतनी दूर सीमा से भीतर उसने भी नहीं सोचा होगा कि यूक्रेन के ड्रोन पहुँच जाएंगे। ड्रोन की इतनी ज़्यादा रेंज नहीं होती है, लेकिन चूंकि ट्रक में स्मगल करके उनको वहाँ तक पहुँचा दिया गया था 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर यूक्रेन की सीमा से, इसलिए वो उन्होंने आसानी से वहाँ पर अटैक कर लिया, क्योंकि वहाँ पर असुरक्षित तरीके से सारे के सारे बॉम्बर और प्लेन वगैरह रखे गए थे। स्पाइडर वेब ऑपरेशन ने ये दिखाया है कि आने वाला जो युद्ध होगा उसमें खर्चा कम होगा और नुकसान ज़्यादा होगा। ये जो बड़े बड़े फाइटर जेट हैं, युद्धक विमान हैं, बड़े बड़े जो बम वर्षक हैं, टैंक हैं, ये सब इरेलेवेंट हो जाएंगे, सब लोहे के भाव बिक जाएंगे आने वाले समय में। काम आएगा तो यही छोटे छोटे अनमैन्ड ड्रोन आएंगे जो 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000, 1 लाख रुपये में तैयार हो जाते हैं। और एक फाइटर जेट को तैयार करने में 100 से 200 करोड़ रुपए खर्चे होते हैं मिनिमम। एक ब्रह्मोस को फायर करने में 50 करोड़ के करीब में 50 से 60 करोड़ रुपए मिनिमम के खर्चे आते हैं। आप ज़रा सर्च कीजिएगा, डेटा ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। और ये 100 करोड़ में पूरी एक ड्रोन आर्मी तैयार हो सकती है, छोटे स्तर की आर्मी। तो यानी कि मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि वॉरफेयर, युद्ध का तरीका, वॉरफेयर का मतलब होता है कितना ज़्यादा बदल रहा है, जिसमें देश के भीतर जा कर के सिविलियन जो हैं उनको आसानी से नुकसान पहुँचाया जा सकेगा। तो ये जो ड्रोन है इसने लड़ने के तकनीक को बिल्कुल ही बदल दिया है। बड़े बड़े वाहन और बड़े बड़े विमान, बड़े बड़े फाइटर जेट धरे के धरे रह जाते हैं, ये छोटे छोटे मक्खियों जैसे भिनभिनाते ड्रोन ज़्यादा नुकसान पहुँचा जाते हैं। उसी का उदाहरण है ड्रोन वॉरफेयर का ऑपरेशन स्पाइडर वेब। जैसे भारत ने जो अटैक किया था पाकिस्तान पर 7 मई के पश्चात से, उसमें भी यही चीज़ देखा गया था कि ड्रोन ने सबसे अहम भूमिका निभाई। भारतीय ड्रोन सारे पाकिस्तानी शहरों मक्खियों जैसे भिनभिना रहे थे और जनता को परेशान करने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए बहुत बड़े योगदान देते हैं ये छोटे छोटे ड्रोन जो होते हैं, कि एक भय का वातावरण बन जाता है। हमने तो सारे एयर डिफेंस के माध्यम से रोक दिए, लेकिन वो नहीं रोक पाए तो उनके शहरों में घूम रहे थे। कोई लाठी से गिराने की कोशिश कर रहा था तो कोई बंदूक से गोली मार के गिरा रहे थे। वीडियो देखा होगा आपने।
तो ये जो है इस शीर्षक, इसमें हम इसी चीज़ को समझेंगे, ड्रोन का महत्व क्यों बढ़ गया है, ड्रोन युद्ध में एक महत्वपूर्ण हथियार बन गए हैं, रणनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने, पारंपरिक युद्ध रेखाओं को धुंधला करने सकने में सक्षम है ये, और दूर से बैठ करके ऑपरेट किया जा सकता है। जो सैनिक हैं वो कम नुकसान होता है उनका, हम दूर से जॉयस्टिक रिमोट के माध्यम से दूर से बैठ करके इसको क्या करते हैं, हम ऑपरेट करते हैं, और कई बार ऑटोमेटिक भी होते हैं ये, जिसको कहा जाता है स्वर्ण ड्रोन। स्वर्ण ड्रोन मैंने आपको पढ़ाया था कि जिस प्रकार से एक रेजिमेंट होता है सेना का, जैसे बिहार रेजिमेंट है ना, उसी प्रकार से ड्रोनों का एक पूरी श्रृंखला आर्मी तैयार की जाती है, जिसमें 10,000 20,000, बहुत बड़े स्तर पर अगर देखेंगे तो 30,000 40,000 तक ड्रोन शामिल होते हैं। सिंक्रोनाइज वेज में एक सीक्वेंस में जाकर के श्रृंखलाबद्ध बनाते हुए आर्मी के जैसे किसी भी देश पर हमला कर देते हैं। इसी कहा जाता है स्वर्ण ड्रोन तकनीक कहा जाता है। ये भी अलग तकनीक है, मैंने पहले ये पढ़ाया हुआ है। वैश्विक परिदृश्य, यूक्रेन युद्ध में ड्रोन ने कई युद्ध रणनीतियाँ अपनाई है, जैसे हवाई हमले, निगरानी और सटीक हमले। मैंने आपको समझाया था कि ड्रोन कितने प्रकार के होते हैं, निगरानी करने वाले होते हैं, हमले करने वाले होते हैं, मंडराने वाले भी होते हैं। नागोर्नो कराबाख युद्ध, ये क्या है भाई, तो दो देशों के बीच में युद्ध हुआ था, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था। जिस प्रकार से पाकिस्तानी मानते हैं कश्मीर जो है उनका है, उसी प्रकार से आर्मेनिया के लोग और अजरबैजान के लोगों में नागोर्नो कराबाख को लेकर विवाद हुआ था। कश्मीर तो हमारा है, लेकिन ज़बरदस्ती का पाकिस्तानी विवाद करते हैं। उसी प्रकार से इन दोनों देशों के बीच में विवाद हुआ था। अजरबैजान ने बहुत बड़े स्तर पर ड्रोन का उपयोग किया था और उसमें आर्मेनिया की हार भी हो गई थी। आर्मेनिया को अब हम बहुत बड़े स्तर पर हथियार बेच रहे हैं, क्योंकि वो अजरबैजान के साथ हमारा सही नहीं बन पा रहा है। अजरबैजान पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता आया है। इजराइल और हमास जैसे संघर्ष में भी ड्रोन का व्यापक स्तर उपयोग हुआ है। रूस, यूक्रेन, अजरबैजान और आर्मेनिया, और अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में भी, संघर्ष में भी इस चीज़ को देखा गया है। ड्रोन निगरानी, हवाई हमले, सटीक लक्ष्य को भेदने में बहुत बड़े स्तर पर सक्षम होते हैं। कुछ ड्रोन स्वचालित होते हैं, एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग भी करते हैं। ड्रोन की लागत कम होती है, जैसे यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की कीमत 1 लाख रुपए से कम है, जबकि टर्की का TB2 ड्रोन जो है $2 मिलियन का होता है। 1 लाख रुपए से कम ड्रोन की मदद से रूस के बहुत बड़े बमवर्षक, जिसको स्ट्रेटजिक बमवर्षक कहा जाता है, जो लॉन्ग में जाकर के, जैसे रूस को अगर अमेरिका पर हमला करना होगा तो स्ट्रेटजिक बमवर्षक लेकर के जाएगा। सोचिए, इतना ज़्यादा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जहाज़ों को 1 लाख रुपए के ड्रोन की मदद से विनष्ट कर दिया गया, ख़राब कर दिया गया, उनको उड़ा दिया गया। कितना बड़ा नुकसान है ये। भारत में ड्रोन का उपयोग, भारत सीमा पर नियंत्रित LOC जैसे क्षेत्र ड्रोन का उपयोग कर रहा है। ड्रोन का उपयोग निगरानी, हथियारों की तैनाती, आतंकवाद विरोधी अभियानों में किया जा रहा है। भारत ड्रोन तकनीक को स्वदेशी बनाने पर काम कर रहा है, जैसे ड्रोन ड्रैगर, RKS 100 और विंग लॉन्ग्स। बहुत सारे ड्रोन हमारे पास DRDO ने बनाया है। अब भारत सरकार इस साल के अंत तक में स्वर्ण ड्रोन की पूरी फौज तैयार कर रहा है, जिस पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि हमने अपने सारे हथियार टेस्ट कर लिए। हमें पता चल गया इस 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में कि भाई फाइटर जेट तो महत्वपूर्ण हैं ही अभी कुछ सालों के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ है ना, तो ये ड्रोन है छोटे छोटे, जो गेम बदल देते हैं पूरे युद्ध का। चीन और पाकिस्तान का प्रभाव भी है। चीन ड्रोन तकनीक में अग्रणी है, पाकिस्तान को ड्रोन की आपूर्ति करता है। भारत के लिए एक चुनौती है, क्योंकि सीमा पर ड्रोन हमले बढ़े हैं और उसके माध्यम से उन्होंने हमें परेशान करने का भी प्रयास किया। स्मगलिंग के लिए भी ड्रोन का उपयोग किया जाता है, जिसमें ड्रोन में ड्रग बांध करके सीमा के इस पार भेज दिया जाता है। ड्रोन की कुछ चुनौतियां भी हैं। ड्रोन रक्षा प्रणाली अभी भी कमज़ोर है, इन्हें आसानी से हैक किया जा सकता है। ड्रोन हवाई हमले और हवाई रक्षा में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। ड्रोन तकनीक का प्रसार आतंकवादी समूह तक पहुंच रहा है, जो एक बहुत बड़ा चुनौती उत्पन्न हो रहा है। ड्रोन युद्ध में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। भविष्य में स्वायत्त ड्रोन और ड्रोन झुंड यानी कि स्वर्ण ड्रोन को बढ़ावा मिलेगा। भारत को भी इस प्रकार के तकनीकों में आगे आना होगा और आगे आ भी रही है। जैसे चेन्नई की एक कंपनी है जिसने ठेका लिया है बहुत बड़े स्तर पर ड्रोन के उत्पादन का, और जो पाकिस्तान पर हमने अटैक किया था ना, उसमें भी चेन्नई के बनाए हुए ड्रोन का उपयोग किया हमने। एक परिवर्तन है, एक आपको दिखेगा रणनीतिक रूप से अंतर दिखेगा। पाकिस्तान है या फिर कोई और हमारे पड़ोसी देश हैं चीन को छोड़ करके, तो बाहरी ड्रोन पर उनकी निर्भरता ज़्यादा है। भारत में भी फाइटर जेट और जो बड़े बॉम्बर होते हैं उनको लेकर के बाहरी देशों पर हमारी निर्भरता ज़्यादा थी। लेकिन भारत सरकार ने अब एक शानदार रणनीति अपनाई है कि ड्रोन जो भी बनाएंगे हम, वो स्वदेशी स्तर पर हम विकसित करेंगे। बाहर से भी लेंगे,
लेकिन स्वदेशी स्तर पर हम विकसित करेंगे। इससे क्या होगा, आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ेगी। हम एक बार में 100, 1000, 2 लाख तक का उत्पादन कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। आने वाले दिनों में हम दुनिया में सबसे अधिक ड्रोन बनाने वाले देश का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल में यूक्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा ड्रोन बना रहा है, पता नहीं कैसे बना रहा है, नाटो की मदद से बना रहा है, और किसकी मदद से बनाएगा, खुद के बदौलत नहीं बना सकता है वो। तो ये पूरा ड्रोन का भी मैंने आपको समझा दिया। कितने सारे टॉपिक आज आपको मैंने करवा दिया, सेंसस करवाया है, ड्रोन करवाया है, जो चिनाब ब्रिज के कंस्ट्रक्टर में रही हैं महिला, उनके बारे में बताया है। बिहार में पद्म भूषण पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार जो मिला है उसके बारे में बताया है आपको। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। टेस्ट में जुड़ने के लिए कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए जाएंगे। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा ताकि आपको सिलेबस मिले, सही से रिवीजन कर सकें आप। थैंक यू सो मच।